दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स का ये छोटा सा परिवार आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। पहली क्लास में आपको खूब मज़ा आया, बहुत सारे कमेंट आए कि आपको वो चीज़ें अच्छी लगी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए ये हमारी जो है क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। इस पर शायद 2 लिखना भूल गए हम, कोई ना ये लिखा हुआ है ना 2 क्लास 2। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स की सेकेंड क्लास है। दोस्तों शुरू करते हैं ना। मज़ा आ रहा है लाइफ में? अब तो धुआंधार तैयारी चल रही है, इस बार आपकी नौकरी लग के ही रहेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों हमने जो पिछली क्लास में तैयार किया था वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉपिक पे छोड़ के हमने वहीं तक मतलब रहा था, कुल मिला के वहीं तक हम पढ़ चुके थे, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। अब आगे हम जो है दोस्तों उससे आगे पढ़ेंगे, जहाँ तक वहाँ हुआ, जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों ये हमारी पीपीटी तैयार है, ये हमारी राइटिंग है, हमने खुद लिखा हुआ है। ये टेबलेट में लिख लेते हैं, वहाँ से पीडीएफ बना के इसमें ढाई से इसमें अंदर घुसेड़ देते हैं इसके तो ये काम चालू हो जाता है। टेक्निकली हम लुल्ल हैं, पर आपको नॉलेज में मज़ा आएगा। तो देखो दोस्तों, आर्थिक समृद्धि क्या थी कि पैसा ही पैसा होगा। आर्थिक विकास क्या था कि पैसा पैसा तो होगा, लेकिन अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा घूमेंगे, अच्छा घर बनवाएंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छी बीबी लाएंगे, अच्छा दूल्हा लाएंगे यही तो विकास है। और क्या, अच्छे चुन्नू मुन्नू भी करेंगे, अच्छे मम्मी पापा को भी अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। ये सब हमारा क्या है दोस्तों, विकास। अब दोस्तों आर्थिक विकास को लेके दो बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए। एक तो दोस्तों हमारे भारत महान से हुए, इंडिया से, और एक हमारे इंडिया का जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वहाँ से निकले। ठीक है, इंडिया से एक विद्वान, दूसरा विद्वान पाकिस्तान से। ठीक है, तो जो इंडिया से निकले विद्वान दोस्तों उनका नाम है अमर्त्य सेन। आपने खूब सुना हुआ, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है ना, इन्हें खूब नोबेल प्राइज वगैरह खूब मिला है। तो अमर्त्य सेन आपने सुना होंगे दोस्तों, अमर्त्य सेन। ठीक है, एक है महबूब उल हक, ये दोस्तों इंडिया से है और ये पाकिस्तान से है। ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, मैच चल रहा है क्रिकेट का नहीं है, वर्सेस नहीं है, ये साथ में ही काम करते हैं। तो दोस्तों जो अमर्त्य सेन ने जो अवधारणा दी विकास की, आर्थिक विकास ही तो पढ़ रहे थे हम, पैसा ही पैसा, साथ में और भी चीज़ें, तो विकास से रिलेटेड ये सिद्धांत है। तो जो अमर्त्य सेन ने दोस्तों अवधारणा दी वो थी मानव विकास से संबंधित। मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास व्यक्ति का तभी होगा जब व्यक्ति यानी मानव का पूरी तरह से विकास होगा। जैसे आप भी तो व्यक्ति हैं, आपकी जब दूल्हा दुल्हन आएगी तभी आपको पूरा विकास होगा। आप अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे, अपने मम्मी पापा को अच्छा खिलाएंगे, अच्छा घूमेंगे, तभी तो आपका यानी मानव का विकास होगा, तभी व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, ये किसने कहा दोस्तों, अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अरे मानव ही तो अमर होता है आपको दूसरे तरीके से याद करा देता हूं अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो। अमर्त्य मतलब अमर, और मानव मतलब हम, मतलब व्यक्ति। तो अमर कौन होता है, भगवान तो अमर थोड़ी होते, भगवान तो वैसे ही अमर हो जाते हैं। भगवान तो अमर का वरदान मानव ही तो मांगता है, तो मानव जो है वो अमर हो जाता है, अमर्त्य, है ना ऐसे याद कर लो। एक है दोस्तों, दूसरे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी महबूब उल हक। इनको भी देख लो आप, हमारे महबूब साहब हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, पता नहीं कब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो महबूब उल हक ने भी अपनी आर्थिक विकास की ही एक अवधारणा दी। अमर्त्य सेन ने कहा था कि मानव का विकास होगा तब आर्थिक विकास होता है। ठीक है, जबकि इन्होंने कहा, महबूब साहब ने, कि मानव का विकास तब होता है, आर्थिक मतलब आर्थिक विकास तब होता है जब वो बेचारा जिंदगी भर गरीबी के खिलाफ लड़ता रहता है। ठीक है ये कह रहे थे कि मानव का विकास का सिद्धांत है इनका है गरीबी के खिलाफ लड़ाई का सिद्धांत। ये दोस्तों सिद्धांत है, पूछ लेंगे कभी कभार इस बार आरओ में कि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई का सिद्धांत आर्थिक विकास के सिद्धांत में किसकी अवधारणा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन आ जाएंगे, ए अमर्त्य सेन, बी महबूब उल हक, सी मॉरिस डी मॉरिस, डी पॉल स्ट्रीटन। कन्फ्यूजिया जाओगे एकदम, फिर कहोगे भगवान बहुत कन्फ्यूजिया रहा हूँ, ई पढ़ूँ कि की पढ़ूँ कि कुछ पढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अभी ये सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने दो तरह के सिद्धांत पढ़ लिए, एक अमर्त्य सेन का पढ़ लिया और एक महबूब उल हक का पढ़ लिया। अमर्त्य सेन वाला आपने कैसे याद कर लिया कि मानव ही तो अमर हो जाता है,
आपने ये ट्रिक से याद कर लिया, मतलब मस्ती में याद कर लिया। ऐसे ही दोस्तों मैं महबूब उल हक का भी मस्ती में याद करा दूँ आपको, कभी नहीं भूलोगे। जो महबूब होते हैं वो बेचारे जिंदगी भर अपनी गरीबी से लड़ते ही रहते हैं। जब आप महबूब बन जाएंगे ना तो इतना खर्च कर हो जाएगा आपका कि गरीबी आ जाएगी आप पे। कभी किसी महबूब से मिलना, उससे पूछना बेटा कितने रुपए का चिप्स का पैकेट लेती है वो कहेगी 20, वो लड़का बताएगा 20 रुपये वाले से कम नहीं लेती। मेरा एक दोस्त है वो बताता है कि साहब 100 रुपए की डेयरी मिल्क आती है, बताओ हम तो आज तक 5 रुपए की डेयरी मिल्क से ऊपर नहीं बढ़े। 10 रुपए की डेयरी मिल्क से। तो इतनी गरीबी आ जाएगी अगर महबूब बन जाओगे तो। ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ पता चल जाएगा बाहरों कितने फूल बरस रहे हैं महबूब के आने पे, पता चला जितने फूल थे वो भी चले गए। तो गरीबी आ जाएगी भैया अगर आप महबूब बन जाओगे तो। और अगर मानव है वो साहब अमर है। दोनों सिद्धांत आपने इस तरीके से याद भी कर लिए। ठीक, मजा आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने अगले इकोनॉमिक्स के अगली टॉपिक पे। अब देखो ये दोस्तों टॉपिक क्या है, मैं आपको आज अच्छे से और ऊपर कर दूं इसको तो आपको और मजा आएगा। ये अब हम सीख गए ऊपर नीचे करना टनटनाते हुए एकदम। धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला जो है वो क्या है, अभी आपने क्या समझा, आर्थिक समृद्धि को, आर्थिक विकास को और आर्थिक विकास से संबंधित दो सिद्धांत, एक अमर्त्य सेन वाला, एक महबूब साहब वाला, महबूब उल हक वाला। अब हम ये देखेंगे कि आर्थिक विकास की माप कैसे की जाती है। अच्छा, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी लोग हैं दोस्तों जो देख रहे हैं, जो बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं आर्थिक विकास का मतलब ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और माप का मतलब होता है दोस्तों मेजर करना, नापा जाता है ना, मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। देखो हमने आज इसमें थोड़ा सा आज एडिटिंग करके इंग्लिश के भी कुछ 2-4 अक्षर घुसड़ दिए हैं ताकि हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले भी बुरा ना माने। ठीक है दोस्तों, अब मेजरमेंट की जाएगी। कैसे पता चलेगा कितना विकास हो रहा है, तो आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी राजेश खन्ना वाली, रोटी है, कपड़ा है, मकान है। रोटी कपड़ा मकान तो एक पिक्चर है ही, एक वो अमिताभ बच्चन वाली है कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, तेरे पास क्या है? हाँ, क्या है तेरे पास? वो दूसरे साहब कहते कि मेरे पास माँ है। तो बस वही रोटी कपड़ा मकान दौलत शोहरत, ये जो जिसके पास ज़्यादा होगा, जो अच्छा खाएगा पिएगा, अच्छे मतलब देखो लिखा ना, भोजन मतलब रोटी, कपड़ा मतलब कपड़ा, आवास मतलब मकान, और जिसके पास ये सब चीज़ें होती हैं तो वो कोशिश करता है कि अपनी हेल्थ भी अच्छी रख ले, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी दे। तो इन्हीं सब चीज़ों से तो दोस्तों नापा जाएगा विकास कितना हो रहा है। यही तो मैं आपसे 2 दिन से समझा रहा हूँ। इनके बेसिस पर जो चीज़ नापी जाएगी, ठीक है, किन पे? रोटी कपड़ा मकान वाले पे दोस्तों, वो उसको कहा जाता है दोस्तों बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच, ये इंग्लिश में आप देख लेंगे तो ज़्यादा आसान है, नहीं तो हिंदी तो इसकी बहुत खतरनाक है। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एकदम ब्रह्मोस मिसाइल आ गई हो आपके लिए, है ना। तो दोस्तों इंग्लिश भी देख लें, इसलिए हमने इंग्लिश भी लिख दिया। बेसिक नीड्स अप्रोच, हिंदी में कहते हैं आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। इंग्लिश भी देख लिया करो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको बहुत खतरनाक हिंदी आ जाए तो आप बगल में इंग्लिश लिखी होती है वहाँ से देख लेना। तो बेसिक नीड्स क्या होती है दोस्तों हम लोगों की? बेसिक नीड्स क्या है? रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, नंगा ना घूमना पड़े, है ना, एक बढ़िया सा घर मिल जाए कि रोड पे ना सोना पड़े, रेलवे स्टेशन पे ना सोना पड़े, अच्छी हेल्थ हो कि जो हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े, वो अच्छी एजुकेशन हो ताकि हम अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा सकें और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रख सकें। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो नौकरी अच्छी लग जाएगी। इन सबको मापा जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच। क्लियर? अब देखो बेसिक नीड्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो दोस्तों एक वर्ल्ड बैंक आपने सुनी होगी ना, विश्व बैंक, खूब पढ़ते होंगे विश्व बैंक करंट अफेयर्स में। तो वर्ल्ड बैंक में के द्वारा ये बेसिक नीड्स अप्रोच की कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। और वर्ल्ड बैंक में भी एक दोस्तों काम करता था ऑफिसर, उसका नाम है पॉल स्ट्रीटन। ठीक है,
पॉल स्ट्रीटन। देखो दोस्तों कुछ चीज़ें तो आपको याद भी करनी पड़ेगी, 2-4 बार अगर आप नाम याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पॉल स्ट्रीटन ने क्या दिया है दोस्तों? बेसिक नीड्स अप्रोच प्रोग्राम। क्या नाम था? बोलो बोलो। पॉल स्ट्रीटन। चलो आप दिल पे हाथ रख के बोलो, पॉल स्ट्रीटन, पॉल स्ट्रीटन। याद हो गया? पॉल स्ट्रीटन ने क्या दिया है? पॉल स्ट्रीटन ने बेसिक नीड्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया था, जो किस संस्था में काम करते थे? वर्ल्ड बैंक में। अगर दोस्तों सिर्फ संस्था पूछी जाए तो टक से वर्ल्ड बैंक मार देना, और अगर व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो पॉल स्ट्रीटन, पॉल स्ट्रीटन। ऐसा टन बोल, मैं तो बोलता ना टन टनाते हुए, तो वो टन है। तो दोस्तों ये हमारा पहला मेजरमेंट हो गया। कौन सा मेजरमेंट पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास को नापने के लिए पहला मेजरमेंट है ये, यानी पहला मापदंड है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो अगली स्लाइड भी आ गई हमारी टनटनाती हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपको और बड़ा कर दो, वैसे जरूरत नहीं है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो दोस्तों दूसरा आपका मेजरमेंट है, वो क्या है? पहला कौन सा था? बेसिक नीड अप्रोच वाला। दूसरा है दोस्तों जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। हाय राम, इतना लंबा चौड़ा नाम आ चुका है दोस्तों। ये 2019 पीसीएस में जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, है ना, ये मुझे खूब याद है कि मैंने इसमें तुक्का मारा था और मेरा सही हो गया था। दोस्तों PQLI कहते हैं। देखो हिंदी इतनी खतरनाक है कि आप समझ नहीं पाओगे, इंग्लिश सही है। P से मतलब फिजिकल, Q से मतलब दोस्तों क्वालिटी, L से मतलब लाइफ, I से मतलब इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये देखो आसान लग रहा है दोस्तों, है ना? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये अच्छा लग रहा है सुनने में जरा। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये सही लग रहा है दोस्तों सुनने में थोड़ा सा। PQLI कहते हैं इसको, सीधे सीधे याद रखना। पहला वाला कौन सा था? बेसिक वाला, बेसिक नीड्स वाला। दूसरा कौन सा है? PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। अब दोस्तों हम अपनी फिजिकल लाइफ जीने, क्वालिटी वाली लाइफ जीने बाद कहाँ जाते हैं शादी के बाद? हम तो चलो हनीमून पे कहीं और जाएंगे, अभी हमारा कोई विचार नहीं है ऐसा। स्विट्जरलैंड हम कहते रहते हैं, देखो कहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अक्सर हिंदुस्तान के लोग दोस्तों कहाँ जाते हैं? मॉरिशस। कहाँ जाते हैं? मॉरिशस। तो ये जो कहाँ क्या जीने जाते हैं? अपनी फिजिकल क्वालिटी वाली लाइफ, है ना? तो फिजिकल क्वालिटी वाली लाइफ का जो कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों, वो किसने दिया है? मॉरिस डी मॉरिस ने। मॉरिस डी मॉरिस ने। और मॉरिस डी मॉरिस का मतलब क्या हो गया? मॉरिशस। फिजिकल लाइफ जीने कहाँ जाते हो? क्वालिटी वाली मॉरिशस जाते हो, तो बस वही मॉरिशस वाला मॉरिस डी मॉरिस है। याद हो गया? ऐसे ही दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपको हर फैक्ट याद नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको हर फैक्ट याद करना पड़ेगा। याद हो जाने में और याद करने में फ़र्क होता है। तो याद करा कैसे रहें? ऐसे ही कहानी बना बना के। अगर हर न्यूज़ से रिलेटेड कोई 2-4 कहानी होंगी तो ज़्यादा उम्मीद है कि लंबे समय तक याद रहेगा। तो मॉरिशस घुमा या फिजिकल लाइफ जीने अपनी। तो बस वही है मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस में क्या हो गया साहब? PQLI का कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, क्लियर दोस्तों? PQLI का कॉन्सेप्ट दे दिया किसने? मॉरिस डी मॉरिस ने। आपको याद कर दवा दिया मैंने। आप हमारी दोस्तों कॉन्सेप्ट वाली पहले भी देख रहे होंगे, मैंने चेल चोर पांडे पढ़ाए थे ना, वो कारिकेल, वो गुटखा खा के चोरी कर गया था, सेन गुट्टभन। ऐसे ही मैं दोस्तों आपको हंसी मजाक में इतना याद करा दूंगा पेपर तक, इतना याद करा दूंगा, मतलब कोशिश करूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि आप इस बार इलाका धुआं धुआं करके आओगे पेपर में। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि हवा में सब कुछ हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखो दोस्तों, ये जो हमारा PQLI है दोस्तों, ये 3 आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 3 डेटा पे डिपेंड करता है। कौन? PQLI। ठीक है, तो कौन हो गया दोस्तों? मैं आपको अब मैंने कहाँ भेजा था आपको? मॉरिशस भेजा था कि नहीं भेजा था? अब आपको ऐसे याद होगा, मॉरिशस भेज दिया था। तो मॉरिशस आप 3 उद्देश्य के लिए जा रहे हो। एक तो आप सब वयस्क हो, समझ गए? एक तो आप एडल्ट हो गए हो और मॉरिशस गए हो, तो धुआं मचा के आओगे। और
अपनी जीवन जीने जा रहे हो दोस्तों। भाई एडल्ट हो गए हो तभी तो जीवन जीने जा रहे हो। वो इतना जीवन जी जाओगे कि लौट के आओगे तो आपको क्या मिलेगा? बेबी। कई लोग जाते हैं शादी के बाद इसीलिए तो जाते हैं, टनटनाते हुए एकदम, हम दो हमारे दो हो जाए। ऐसे आपको याद हो गया होगा ना कि 3 आंकड़ों पर आधारित है। एक तो एडल्ट की हमारी एजुकेशन कितनी है, यानी वयस्क साक्षरता, इसको एडल्ट एजुकेशन भी कहते हैं। एक हमारी साथ जीवन प्रत्याशा कि हम कितनी अच्छी कितनी लंबी जिंदगी जी रहे हैं। एक दोस्तों शिशु से आप याद रखना, लेकिन ये जन्म दर नहीं है, नहीं आप टक से जन्म करो। इसका मतलब ये होता है दोस्तों शिशु मृत्यु दर, कि बेबीज जो पैदा हो रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हो और वो बेचारा एक्सपायर हो जाए। तो ये भी चेक किया जाता है कि शिशु मृत्यु दर कम हो। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, शिशु मृत्यु दर कम होगी तो बढ़िया बात है कि बच्चे हमारे सही सलामत रहेंगे। तो दोस्तों 3 आंकड़ों पर आधारित हो गया। आपको बड़ा मुस्कुराते हुए याद होगा कि आप एक तो एडल्ट हो तो ज़िंदगी जीने जा रहे हो, एडल्ट वाली एजुकेशन लेके, और धुआंधार ज़िंदगी जियोगे, और ऐसी ज़िंदगी जियोगे कि लौट के आओगे तो क्या मिलेगी? खुशखबरी। याद हो गया तीनों आंकड़े? ऐसे ही मॉरिशस खूब याद किया आपने, फिजिकल एकदम तगड़ा वाला फिजिकल वर्क करोगे। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। क्लियर? कितना हंस रहा है, दांत फाड़ फाड़ के यहाँ तक हंसी आ रही है आपकी। चलिए दोस्तों, ये हमारा आपने समझ लिया 2 कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने के 2 कॉन्सेप्ट समझ गए। एक समझ गए आपका बेसिक नीड अप्रोच वाला, जो किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने। और वो व्यक्ति कौन था? बताओ बताओ, जिस वर्ल्ड बैंक में कौन काम कर रहा था जिसने वो दिया था बेसिक नीड वाला? पॉल, बोलो बोलो, पॉल स्ट्रीटन। और ये PQLI किसने दे दिया दोस्तों? मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिशस घूमना है। और 3 ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगली न्यूज़ पे। ये क्या हुआ दोस्तों? गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है। एक सेकंड में दोस्तों, थोड़ा सा मुझे लगता है मुझसे गलती से PDF इस पर डिलीट हो गई। दोबारा कोई इंपोर्ट कर लेते हैं, हम तो सीख गए दोस्तों, कोई टेंशन थोड़े नहीं। यहाँ से इंपोर्ट हो जाती है, तो ये फाइल इंपोर्ट गए, ये PDF गए, टक से निकल आएगी। ये देखो इकोनॉमिक्स की मैंने बना रखी है, अभी देखो निकलती है दोस्तों, टनटनाती हुई। आ गई, लीजिए। ये देखो अब बड़ी हो गई, अभी हो गई छुमंतर करके बड़ी है। बीच बीच में गलती से वो बटन दब गया, इसलिए ऐसा हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अब आपको और बढ़िया दिखाई दे रहा होगा एकदम। ठीक है दोस्तों, अब देखो PQLI आपने समझ लिया, अभी थोड़ा सा और रह गया है। अब जब आप मेहनत करके आएंगे मॉरिशस में, तो आपको घर वाले नंबर देंगे, बेटा कितनी मेहनत करी है। तो या तो आपको 1 नंबर मिलेगा, या आपको मतलब 1 से लेके 100 के बीच में नंबर मिलेंगे आपको। 1 से लेके 100 तक PQLI स्कोर दिया जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मत हंसो कि हंसते हंसते पागल हो जाओ। देखते आप में देखे जरा किसमें कितना है दम। तो 1 से लेके 100 मार्क्स के बीच में आपको नंबर देता है PQLI स्कोर। जो 1 नंबर मिलेगा दोस्तों, उसकी स्थिति बहुत बुरी है भैया। वो तो अपना बाबा बंगाली पे दिखा ले जाके अपने आप को। पुराने पुल के नीचे बाबा बंगाली। और जो धुआंधार 100 नंबर वाला है, उसकी स्थिति अच्छी है, वो एकदम टनाटन है, फिट बिल्कुल। ठीक है, समझ गए दोस्तों? इतना नहीं हंसना है, मैंने कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आप अपना दिमाग ही गलत चला रहे हैं। 1 से लेके 100 के बीच में उसको स्कोर दिया जाता है। 1 वाला सबसे बुरी पोजीशन में माना जाता है, जबकि 100 स्कोर वाला सबसे अच्छी पोजीशन में माना जाता है। यह याद रखना दोस्तों, 1 से लेके 100 तक है। पेपर में ऐसे आ जाता है कि 1 से लेके 10 तक दिया जाता है, या 0 से लेके 1 के बीच में दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक का स्कोर PQLI स्कोर में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, मजा आ गया एकदम। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि कॉमेडी पिक्चर चल रही है। वो पुराने ज़माने में वो गोविंदा और कादर खान की जो कॉमेडी चलती थी ना, एकदम हंसते हंसते पागल हो जाते, तो वही वाली क्लास चल रही है एकदम। मज़ा भी आ रहा है और तैयारी भी हो रही है। ऐसे ही याद किया था दोस्तों मैंने, जब मैं अपनी 2019 बैच में, मैं जिस वक्त लेखपाल सेलेक्ट हुआ था, PCS में तो बहुत बाद में हुआ, 3 साल बाद। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था दोस्तों कि मैं जब लेखपाल का पेपर देने गया, तो मैं इतनी तैयारी करके गया था कि मस्त मज़े में मेरी तैयारी हो गई थी। और सब कुछ हमें एकदम उस टाइम पे तो पूरा सब कुछ याद था। अब तब भी हम बहुत कुछ भूल गए हैं, क्योंकि प्रेशर नौकरी का भी है, परिवार का भी है, तो दिमाग कई जगह बटा हुआ है। फिर भी हम दोस्तों कोशिश करते हैं आपको कि हंसा हंसा के पास करा पाएँ। अब लो, अब क्या हुआ?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने की दो आपने विधियां पढ़ ली। पहली थी बेसिक नीड अप्रोच वाली, विश्व बैंक और पॉल स्टीटन। दूसरी कौन सी है? PQLI, जो अभी मॉरिशस घुमा दिया। ठीक है, अब आ गई दोस्तों तीसरी, क्रय शक्ति समता। ठीक है, परचेसिंग पावर, ऐसा कुछ कहते हैं इसको इंग्लिश में, परचेसिंग पावर पार्शियलिटी शायद कहते हैं, पता नहीं यार। PPP की फुल फॉर्म मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, पर इंग्लिश मीडियम वाले अपना तो जानते ही होंगे। हिंदी में हमें जब पता है दोस्तों, क्रय शक्ति समता विधि कहते हैं। और PPP खूब चलता है ना, PPP मॉडल, तो वही पीप नहीं बज गई एकदम से दोस्तों, क्रय शक्ति समता विधि। ये तीसरी विधि है क्या नापने की? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापने की। तो दोस्तों इसको मैं पढ़ाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा एक घूंट लगा लूँ, रात भी हो रही है। और मतलब घूंट का मतलब है दोस्तों पानी का घूंट है दोस्तों, पानी का। 2 घूंट पिला दे साथी, पानी भी पीते रहेंगे और आपको पढ़ाते भी रहेंगे दोस्तों। बस 1 सेकंड, आप तब तक खुद भी पानी पी लो चाहो तो ना। बढ़िया चल रहा है, मस्त मजे में। ये समझ लो दोस्तों, अभी आज तो बहुत काम था ऑफिस में, सारा काम निपटा के तुरंत आया अपने आवास पे। सब कुछ रेडी था, टीम पहले से रेडी थी, सब PDF CDF सेट करके मैं आया और शूट करना चालू। अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, अभी खाऊंगा आपको ये सब पढ़ा के। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? क्रय शक्ति समता विधि। ये क्या चीज़ होती है? ये आप देखिए, PPP मॉडल होता है ना, बस उसी से हम क्या नापते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हमने ये जो दोस्तों पूरी कथा जो लिखी है, इसकी आपको PDF भी मिलेगी। कई बच्चे परेशान हैं PDF के लिए, चिंता मत करो भाइयों बहनों, इसकी PDF मिलेगी जब हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम दोस्तों अलग अलग PDF नहीं देंगे, पूरी एक PDF देंगे। ये जो कहानी लिखी हुई है पूरी टनटनाती हुई आपके यहाँ से धाएँ से हम भेजेंगे, वहाँ से टाएँ से आप निकाल लेना PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम दोस्तों जिन्हें नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहाँ से टाएँ से डाउनलोड कर लेना, जैसे भी करते हैं तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा, वहीं ये भेज देंगे हम। बाकी हम PDF भेजते रहते हैं अपने शो, उसकी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो की तो डालते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये आप देखो, PPP जो विधि है वो सबसे पहले लेके आया था IMF। कौन लाया था? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं ना, IMF के बारे में हम दोस्तों इसी इकोनॉमिक्स में नहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं मिसलेनियस में। वो हम जब मिसलेनियस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, या करंट अफेयर्स में कभी IMF आएगा तो हम आपको समझाएंगे। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स में IMF देखेंगे, अगर समय होगा तो ज़रूर कराऊंगा। फिलहाल आप इतना ही समझो कि PPP मॉडल सबसे पहले IMF जो है लेके आया था। और आजकल दोस्तों वर्ल्ड बैंक सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। वही वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वही बेसिक नीड अप्रोच वाला वर्ल्ड बैंक है। ये पॉल स्टीटन जिसमें काम करते थे ना, वही विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक एक ही बात है। तो सबसे पहले तो दोस्तों नहीं याद हुआ, आई मतलब समझे, सबसे पहले मैं यानी आप, हर व्यक्ति मैं करता होगा ना। आई माने मैं खड़ा हूँ तो मैं, आप खड़े हो तो आप, तो आई सबसे पहले आता है। उसके बाद यानी मैं सबसे पहले आता हूँ, उसके बाद आती है दुनिया। ठीक है भाई साहब, सबका भला हो, शुरुआत मुझसे हो, यही तो कहते हैं ना। तो आई यानी मैं तो पहले आता हूँ, उसके बाद आती है दुनिया। पहले मैं अपना भला करूँगा, फिर दुनिया भला करूँगा। है ये इसी कॉन्सेप्ट से दुनिया चल रही है, बड़ी स्वार्थी होगी दुनिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि आई पहले आता है, यानी सबसे पहले PPP मॉडल IMF ने शुरू किया था और विश्व बैंक ने बाद में शुरू किया, और आजकल सबसे ज़्यादा विश्व बैंक की इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो 3 आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक आपने समझ लिया बेसिक नीड वाला, एक आपने दूसरा समझ लिया PQLI, वो मॉरिशस घुमा दिया, तीसरा समझ लिया आपने ये PPP। ठीक है, अब दोस्तों अगली कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है साहब, ये दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो आप। ये है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, हिंदी में कहते हैं दोस्तों निवल आर्थिक गणना। हाय भगवान, कितना नाम खतरनाक रखा है ना। नेट इकोनॉमिक ग्रोथ सुनने में फिर भी अच्छा लग रहा है, निवल आर्थिक गणना तो समझ में नहीं आ रही। तो दोस्तों नेट मतलब N, इकोनॉमी मतलब E,
और वेलफेयर मतलब डब्ल्यू। देखो अब आसान हो गया। न्यू, न्यू मतलब नया, न्यू होती है ना, न्यू चीज आई है तो बस वो न्यू है ये, NEW, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। ये भी क्या चीज है, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास को मेजर करने का, मापने का, नापने का एक उपकरण है, एक विधि है, न्यू। तो आपको कुछ जानना नहीं है दोस्तों, बस इतना जानना है कि इसका पहला प्रयोग किसने किया और किसने इसको प्रचलित किया, बस। देखो आप जो बस सब आप लोग जब दोस्तों उठते होगे तो सुबह सुबह जब तैयार होते होगे तो डेली कॉम्ब करते होगे कि नहीं करते होगे? भाई मैं तो करता हूँ। जिन जिन के भगवान की कृपा से बाल बचे हुए हैं वो कॉम्ब करते हैं, डेली करते हैं, बस। तो पहला जो प्रयोग किया था दोस्तों न्यू का, यानी नेवल आर्थिक गणना का, वो किया था डेली और कॉम्ब ने डेली कॉम्ब करना है, डेली कंघा करना है आपको। तो पहला प्रयोग हम क्या करते हैं भाई, प्रयोग ही तो ये सुबह से उठ के पहले सबसे पहले अपना थोबड़ा देख लेते हैं कितने सुंदर लग रहा है, ठीक है भले ही लंगूर लग रहा है लेकिन देखना जरूर है साहब लेकिन पहला प्रयोग डेली कॉम्ब कर लेते हैं हम। तो ये आप क्या हो गया साहब, न्यू का पहला प्रयोग किसने किया, डेली कॉम्ब ने। क्लियर? अब इस न्यू को प्रचलित किसने किया साहब, किसने प्रचलित किया? ये आपको दोस्तों कुछ नहीं, मुस्कुराते याद रखो, सैमुअल चाचा हैं, सैमुअल चाचा हैं अपने, सैमुअलसन चाचा ने किसको, न्यू को यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रचलित किया। किसने किया? सैमुअल चाचा। चाचा ताऊ बना लो दोस्तों अपने अपने इन सभी को, ठीक है बस पापा मत बना लेना किसी को, भाई हमारे पिताजी तो एक ही है, चाचा बहुत हो सकते हैं, ठीक है सैमुअलसन चाचा ने नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का इस्तेमाल किया, मतलब प्रचलन किया। और पहला प्रयोग तो हम सुबह सुबह डेली करना कर ही लेते हैं और न्यू एकदम बन जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों मस्त मजे के साथ। ये आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नापने की, आर्थिक विकास नापने की विधि पढ़ रहे हैं। अगला दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक भी बहुत आता है ना, करंट अफेयर्स में भी आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है, पेपर में भी आता है, और टाइम से गलत हो जाता है और टाइम निकल जाती है। तो दोस्तों आज हम इसको भी समझ लेते हैं। ये भी क्या है, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने की पांचवी विधि है। पांचवा नंबर है ना, चार आप पढ़ चुके हैं, पांचवी ये विधि है मानव विकास सूचकांक। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो सिंपल है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अब दोस्तों अब आप याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पाकिस्तान लेके गया था, महबूब आए थे, एक महबूब साहब, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और महबूब साहब ने क्या किया था, गरीबी, इतनी गरीबी आ गई थी कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे थे, वही वाले महबूब। तो HDI की जो स्थापना की थी दोस्तों वो महबूब साहब ने की थी, वही वाले महबूब है ये पाकिस्तान वाले, ठीक है। किसने की है दोस्तों, महबूब साहब ने, ठीक, ये लिखा है ना महबूब उल हक, ठीक है। और दोस्तों अब कौन सा मैंने बताया था, इंडिया वाले, मानव अमर हो गया था, मानव विकास वाले, तो अमर्त्य सेन, ये जोड़ी चलती है इंडिया पाकिस्तान की। इन दोनों ने मिलके अपना प्रस्ताव रखा कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स एक नाम का एक इंडेक्स होना चाहिए। और ऐसा पहला जो रिपोर्ट आई वो आई 1990 में। हो सकता है आप में से कई लोगों को तो जन्म ना भी हुआ हो तब, मेरा तो नहीं होता, मैं तो बहुत बात कहूँ, ठीक है। तो 1990 में दोस्तों महबूब जो है अमर जी के साथ मिलके HDI के बारे में एक रिपोर्ट जारी करवाते हैं। अब दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान मिलके लड़ाई चल रही थी, इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले सोच रहे होंगे कि मैं जारी करूंगा, इंडिया वाले कह रहे होंगे मैं जारी करूंगा, उधर महबूब साहब पाकिस्तान से कह रहे होंगे मैं जारी करूंगा। तो दो बिल्ली मौसियाँ जब लड़ी तो बीच में UNDP वाले बंदर मामा आ गए। आपने कहानी सुनी है, दो बिल्ली मौसी लड़ती हैं तो एक बीच में बंदर मामा आ जाते हैं, आधी रोटी में खाऊंगा आधी रोटी में खाऊंगा, भी पूरी खा जाते हैं। तो ये बंदर मामा आ गए दोस्तों कि भाई पाकिस्तान में से भी जारी नहीं होगा, इंडिया से भी जारी नहीं होगा, जारी होगा यूनाइटेड नेशंस से, UNDP से। तो UNDP बंदर मामा आ गए, दो बिल्ली मौसियों की लड़ाई बंद करा दी और UNDP ने दोस्तों 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी कर दिया। क्लियर? कब जारी किया? 1990 में। किसने जारी किया? UNDP ने। और किसके इशारों पे किया? तो महबूब के इशारों पे
और अमर्त्य जी के इशारों पे। क्लियर, वेरी गुड। अब दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, टन से डिलीट। ठीक है दोस्तों, अब हमारी अगली स्लाइड आएगी, ये देखो आ गई टनटनाती हुई एकदम बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे अब हम सीख गए धीरे धीरे करके। अब देखो दोस्तों, अब आ गया बेटा आपका नंबर पहले क्वेश्चन का, जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, और ये दोस्तों क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स में दोस्तों बताना है, आपको ये बताना है दोस्तों, निसार मिशन आपने मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, निसार मिशन। ठीक है, निसार मिशन दोस्तों 2 रडार लेके गया था, 2 रडार लेके गया है। उन रडारों के नाम बताओ आप क्या थे, बताओ कमेंट करो धाए से एकदम। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। चलो, निसार जो मिशन है वो 2 रडार लेके गया है, उन दोनों रडार के आपको नाम बताने। ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अब लौटाओ दोबारा, बता देना, मतलब लिख देना कमेंट पे, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, हमने मॉरिशस घूमने गए थे, वहाँ 3 संकेतक थे, PQLI स्कोर जारी किया था। एक शिशु मृत्यु दर वाला, एक जीवन वाला, जीवन प्रत्याशा वाला, और एक कौन सा था आपका, एक तो जीवन शिशु मृत्यु दर था, हाँ, एक वयस्क साक्षरता दर, एडल्ट था ना, एडल्ट एजुकेशन। 3 थे PQLI के। अब हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं, UNDP वाला, HDI। तो दोस्तों HDI के भी दोस्तों 3 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक, ये भी तीनों समझेंगे। HDI के भी कितने इंडिकेटर्स हैं, 3 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं दोस्तों, मजा आ गया, वही वाले हैं। जीवन जीना है, वहां दोस्तों साक्षरता लिखी थी, यहाँ शिक्षा लिखी है, एक ही बात होती है, साक्षरता, लिटरेसी, शिक्षा, एजुकेशन। और आय दोस्तों इनकम, वहां पे मॉरिशस में जाके एकदम पहले बच्चा शिशु था यहाँ पे दोस्तों पैसा ही पैसा है। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट में बस ये दोनों तो सेम है, वहां पे बच्चे की वाली बात थी, यहाँ इनकम वाली बात है। अब बच्चा तो हो ही गया दोस्तों, अब तो पैसा ही पैसा कमाओगे तभी तो बच्चा पलेगा कि नहीं, फ्री पल जाएगा। बाकी तो सब सेम है, बच्चा तो हो ही गया, अब पैसे कमाओ जाके। मजा आ गया। अब दोस्तों एक चीज और आपको देखनी है, इसको मैं बिगाड़ दूं, एक चीज आपको और देखनी है भाई, टनटनाते हुए मस्त मजे के साथ, कि PQLI जो स्कोर था उसमें आपको कितने नंबर मिल रहे थे पर्सनैलिटी पे आपकी, एकदम या तो कम से कम 1 नंबर या ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर, है कि नहीं। घर वाले चेक करके बताएंगे बेटा कितने नंबर दिए जाएंगे, हो सकता है घर वाले चेक करके बताए अब भगवान जाने कौन बताएगा मजे लेते रहो बेटा, मजे मजे में याद तब भी हो जाएगा। मैं कुछ गलत तो बोल नहीं रहा, आप गलत समझ रहे हैं बस याद कर लो भाई, यही कहानियाँ याद रहती हैं दोस्तों। कब तक किसको याद रहता है, सब परीक्षा के टाइम भूल जाते हैं। ये हंसते मुस्कुराते जो याद रह रहा ना, ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों PQLI स्कोर क्या था, 1 से लेके 100 तक, मॉरिशस में 1 से लेके 100 तक। अब ये HDI में दोस्तों 1 से लेके 100 तक नहीं है, यहाँ फंस जाओगे आप। यहाँ दोस्तों 0 से लेके 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। कितना, या तो अंडा दिया जाएगा 0 का या 1 नंबर का। ठीक है, यानी PQLI में 1 से 100 के बीच में था, जबकि HDI में 0 से 1 के बीच में। यानी मिनिमम तो आपको 0 दिए जा सकते हैं और मैक्सिमम दोस्तों आपको 1 नंबर दिया जा सकता है। क्लियर है, ये आप अंतर समझ गए होंगे PQLI में भी और HDI में भी। मजा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूरा आपने क्या समझ लिया, HDI रिपोर्ट महबूब और अमर्त्य सेन के इशारों पर UNDP ने जारी की थी 1990 में। 1990 में जारी की जाने वाली UNDP की रिपोर्ट कौन सी होगी, HDI, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 3 आंकड़ों पे काम करती है। तीनों आंकड़े मैंने बताए थे दोस्तों, ये लिखे हुए इधर, जीवन और आपका, एक तो जीवन हो गया, एक शिक्षा हो गया, एक आय हो गई। ठीक, यहाँ लिखा था ना, यानी लाइफ हो गई आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी इनकम हो गई, पैसा ही पैसा हो गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इतनी कहानी जब दोस्तों UNDP के बारे में पढ़ ही रहे हो, तो यहाँ हम UNDP को भी समझ लेते हैं, ताकि अगर UNDP से भी कोई गहराई में प्रश्न पूछ लिया जाए
तो आप आसानी से उसको याद कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों एक बारी सब कुछ आप अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा, जो कि ऐसा ना हो कि पिछला आप भूल जाएं। अभी सब रिवाइज होगा, इसके बाद हम पुराना भी रिवाइज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यूएनडीपी है वो यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। तो उसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। ये लिखा हुआ है 1965 में। कब हुई दोस्तों स्थापना? 1965 में। कब हुई? 1965, 1965। क्लियर? बोलो बोलो कब हुई? ऐसे बोलो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई है। ऐसे बोलो 1965 में। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर, कई ऐसे विद्वान लोग हैं जो यूएनडीपी का मुख्यालय जेनेवा ठोकाते हैं। ठोको ठोको जेनेवा, और ठोक जाते हैं, गलत हो जाता है। सिद्धू पाजी कहते हैं ठोको ठोको, ठोक देते हो और गलत हो जाता है, क्योंकि हेडक्वार्टर यूएनडीपी का जेनेवा मना होकर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ट्रंप चाचा ने अपने बना लिया। स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में नहीं है यूएनडीपी का, ट्रंप चाचा के घर के पास है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में क्या है? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? 1965 में। कब हुई है? बोलो बोलो 1965। इंग्लिश मीडियम 19 क्या बोलते हैं? 1965 अंग्रेजों। 1965 भाई, आप ही का जलवा है। हिंदी मीडियम वालों की कोई पूछ भी नहीं है। यूपीएससी में तो एकदम सब कुछ साफ हो गया, धुआं मच गया। मेरा तो आईएएस प्री तब मैंने दिया था आईएएस इसी साल, उसमें मेरा आ गया था। आईएएस मेंस में मेरा हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों। हिंदी इंग्लिश का भी बड़ा दोस्तों, हालांकि मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं किसी संस्था पे आरोप नहीं लगा रहा, मेरी ही कुछ कमी रही होगी। लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे थे। आपने दोस्तों धर्मेंद्र झाकर सर का नाम सुना है? 4 बार इंटरव्यू दिए, हम उनके नोट से पढ़ते भी हैं। इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट, बहुत टॉप क्लास की पर्सनैलिटी है वो। उनका नहीं हो पाया। अभी रिजल्ट आया कल परसों में आया जो, सोच लीजिए। मैं बहुत दुखी हुआ, मैंने एक वीडियो भी डाला था। हिंदी मीडियम वालों की सच में यूपीएससी में बड़ी दुर्गति है। पीसीएस में अभी जान बची हुई है। आरओ वाले सही हैं, टेंशन ही नहीं है। उसमें कोई बहुत लिखना ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत लिखना होता है, उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई भेदभाव है ही नहीं है। तो दोस्तों आपने देख लिया यूएनडीपी 1965 में स्थापित हुआ, और हेडक्वार्टर कहाँ हो गया दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। ये कौन सी रिपोर्ट जारी कर रहा था? एचडीआई। कौन? यूएनडीपी। तो दोस्तों 1990 में पहली एचडीआई जारी की गई। टर्न से इसको हटाओ। तो उसके 20 साल बाद 2010 में, कब? उसके 20 साल बाद 2010 में यूएनडीपी ने सोचा कि हम मानव के विकास को तो नाप रहे हैं, ह्यूमन के डेवलपमेंट को तो नाप रहे हैं, लेकिन ह्यूमन की गरीबी नहीं नाप रहे। डेवलपमेंट तो नाप लेते हैं कितना हो गया, लेकिन ये नहीं नाप पा रहे कि गरीबी कितनी है। साहब ये तो चिंता का विषय है, गरीबी तो नापो। अमीरी अमीरी नापते चले जा रहे हो। तो 20 साल बाद सब यूएनडीपी के दिमाग में थोड़ी बुद्धि में कुछ घुसा कि गरीब यूँ नाप लेते हैं। तो इन्होंने दोस्तों, ये आइडिया किसने दिया यूएनडीपी को? ऑक्सफोर्ड वालों ने। वहीं बगल ही में रहते होंगे। ऑक्सफोर्ड तो अंग्रेजों के यहाँ, मतलब इंग्लैंड में है, और ये यूएनडीपी न्यूयॉर्क में है। तो अंग्रेज साहब अमेरिका घूमने गए होंगे, वही इनके कान में आइडिया दे आए कि भाई साहब थोड़ा सा गरीबी भी नाप लो। तो ऑक्सफोर्ड वालों ने दोस्तों यूएनडीपी को आइडिया दिया कि गरीबी का भी कोई इंडेक्स जारी होना चाहिए। तो यूएनडीपी ने कहा बहुत बढ़िया, जरूर जारी करेंगे साहब। 20 साल बाद आई बुद्धि, 12 बजे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया। कब? 2010 में। किसके सहयोग से? ऑक्सफोर्ड और यूएनडीपी के सहयोग से। वेरी गुड, ऐसे याद होगा। ऑक्सफोर्ड ने आइडिया दिया यूएनडीपी को, और 20 साल बाद इनकी बुद्धि में आ पाई, और 20 साल बाद दोस्तों जारी कर दिया गया एमपीआई। एचडीआई कब जारी हुआ था? 1990 में। एमपीआई कब जारी हो गया गरीबी वाला? उसके 20 साल बाद 2010 में। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब आगे भी बढ़ते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपके पास जाएगी तो इसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए साहब। अब दोस्तों, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर 3 संकेतकों पर था कि नहीं? क्या था? जीवन, हमारा लाइफ,
हमारी शिक्षा, एजुकेशन, और उसमें क्या था, पैसा। ठीक है। और जब जब एमपीआई जारी किया गया दोस्तों, तो ये भी 3 इंडिकेटर्स पे ही होता है। ठीक है, ये भी 3 इंडिकेटर्स पे ही है। तो दोस्तों इसमें शिक्षा और जीवन तो सेम है, इसमें शिक्षा और जीवन तो सेम है, बस स्वास्थ्य बढ़ गया। क्या बढ़ गया? स्वास्थ्य। अब मैं आपको देखो दोस्तों 3 इंडेक्स करा चुका, जिसमें तीनों इंडिकेटर्स के बारे में, मतलब तीनों इंडेक्स 3-3 संकेतकों यानी इंडिकेटर्स पर निर्भर है। वो मैं आपको साथ में लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों, पहले आपने PQLI पढ़ा, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो दोस्तों, और अच्छे से लिख देंगे हम, है ना। इसको बिगाड़ के फिर से लिखते हैं टनटनाते हुए एकदम, जिससे आप अच्छे से समझ लो। और ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। देखो है ना, ये लकीर जो खींची जाती है इसीलिए खींची जाती है कि बस काम खत्म इस वाले टॉपिक का, फिर अगला टॉपिक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 इंडेक्स पढ़ लिया आपने। एक पढ़ा आपने दोस्तों PQLI, एक पढ़ लिया HDI, एक पढ़ लिया दोस्तों MPI। ठीक है। PQLI में क्या है दोस्तों, वही मॉरिशस घूमने गए थे आप, तो आपने सबसे पहले क्या था दोस्तों, आपने क्या, वयस्क साक्षरता थी, याद है, एडल्ट एजुकेशन हमने कराई थी। ठीक है, एक तो वयस्क साक्षरता थी, एक दोस्तों क्या थी, एक तो वयस्क साक्षरता हो गई, एक दोस्तों जीवन था, जिंदगी जीनी तो गए थे अपनी, एक था दोस्तों बच्चे वाला कार्यक्रम, याद है, शिशु मृत्यु दर, है ना। HDI में दोस्तों क्या हो गया, यहां पे भी दोस्तों शिक्षा थी, दो तो सेम थे ना, शिक्षा साक्षरता तो एक ही बात है। जीवन भी था दोस्तों, लेकिन शिशु की जगह आय आ गई थी, पैसा ही पैसा आ गया था, ऐसे आप याद रखेंगे। MPI में भी दोस्तों क्या है, ये लिखे हुए हैं, शिक्षा भी सेम है, जीवन भी सेम है, जबकि अब यहाँ इनकम की जगह दोस्तों क्या हो गया, स्वास्थ्य, हेल्थ हो गई आपकी। अब आपको याद हो गया कि तीनों इंडेक्स में ये स्टार्टिंग के 2 तो सेम है, एजुकेशन जीवन, एजुकेशन लाइफ, ये बदल गए। तो साहब सबसे पहले तो आपने टाइम से बच्चा मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा दोस्तों, जय श्री राम, नमो नमो नमो, और उसके बाद आपने उस बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा कमाया, और जब पैसा कमा लिया तो आपने उस बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत ध्यान दिया, उसे खूब बॉर्नवीटा पिलाया, पी बेटा खूब लंबा हो जा, और क्या क्या पिलाते हैं, हॉर्लिक्स, तो हॉर्लिक्स पिलाया, बच्चे वाले खूब हंसरे होंगे, अब जो बिना बच्चे वाले हैं वो बच्चों वाले ज़्यादा हंसरे होंगे। तो सबसे पहले बेबी, फिर उस पर इनकम का ध्यान रख, मतलब इनकम करो ताकि उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जा सके, और ये तो दोनों सब में सेम है, काम खत्म। अब दोस्तों इस तरीके से आपने पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी टॉपिक बहुत अच्छे से समझे। अब मैं दोस्तों देख लूँ समय कितना हो रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, मैं नहीं चाहता दोस्तों 1 घंटे से लंबा वीडियो। अभी दोस्तों तो 40 मिनट्स के अराउंड हुए, अभी 10-15 मिनट और पढ़ते हैं, फिर आज की कहानी, अब क्या कहते हैं, आज की रामायण का जो खंड काव्य है वो यहीं समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अब अगली अपनी स्लाइड पे। कौन सी स्लाइड है देखते हैं दोस्तों। वाह, टॉपिक नंबर 4, मुबारक हो, अगला हो गया, अगला टॉपिक आ गया। 3 टॉपिक आपने दोस्तों खत्म कर दिए, बहुत बड़े बड़े। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, स्लाइड को और बड़ा कर लेते हैं। मस्त, मजा आ गया। देखो दोस्तों 1 घंटे की क्लास तो चलेगी, क्योंकि आपको 8-10 क्लासेस में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करवा दूंगा, स्वाहा एकदम। और जिनको दोस्तों बोर हो रहे हैं, जिन्हें मज़ा नहीं आता, वो अपना देख लें भाई, उन्हें अगर पेपर से ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है तो वो कर लें, कोई इंतज़ार कर रही है, कोई इंतजार कर रहा है, जाओ भाई पॉज कर दो, बाद में देख लेना। भाई ये कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी नहीं है, आपकी इच्छा है। चलिए आ जाइए लौट के। अब दोस्तों देखो दूसरा सवाल बताओ आप। पहला सवाल तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही था, निसार मिशन के 2 बैंड, मैं आंसर मेरे मुंह से आंसर तो नहीं निकल गया, मैं आंसर बोल गया लगता है मुझे, गलती से पूरा नहीं बोला, फिर भी मैंने 2 रडार आपको बताने हैं, वो कौन से थे। अब दोस्तों अगला सवाल है आपका, ये भी आपका दोस्तों किससे है, जीएस से है। एक करंट अफेयर्स से ले लिया, एक जीएस से लेते हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि लॉरेंज कर्व होता है एक इकोनॉमिक्स में, मैं पढ़ाऊंगा अभी दोस्तों। लॉरेंज कर्व कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लॉरेंज वक्र।
ये क्या नापता है, ये आपको दोस्तों बताना है कमेंट सेक्शन में। पहला हो गया निसार मिशन के दोनों रडारों का नाम, दूसरा लॉरेंज वक्र क्या नापता है। दो हो गए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको बिगाड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 4। कॉन्ग्रेचुलेशन, हम 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, यही है ना? हाँ, वेरी गुड। इकोनॉमिक प्लानिंग, अब इकोनॉमी की प्लानिंग होगी बैठे बैठे, बजट बनाएंगे, मतलब बजट नहीं, प्लान करेंगे पूरा, क्या क्या होगा, पैसा कमाएंगे और क्या क्या करेंगे, उस पैसे का प्लान बैठ के करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको दोस्तों कहते हैं आर्थिक नियोजन, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग शब्द अच्छा लग रहा है, नियोजन प्रयोजन तो ऐसा थोड़ा सा खतरनाक शब्द लगता है मुझे, कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी समझ लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। अब देखो दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग, जो दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया साहब? तो रसिया। भाई उनके यहाँ पे हिसाब किताब बढ़िया है, पैसे देखने पड़ते हैं, महंगाई लगता है ज़्यादा ही है रसिया में। इंडिया वाले तो कहते हैं सस्ता ही है भाई, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। रसिया भाई, देखते हैं कौन कितना कमाई के ऊपर है, हमें क्या करना दोस्तों, है ना। सबसे पहले दोस्तों कहाँ दिमाग ले जाते हो, मैं कह रहा हूँ कि रसिया के ऊपर पता नहीं कहाँ पहुँच गए। सबसे पहले दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई रसिया ने, रूस वालों ने। अब सही है, रसिया रसिया बोलते तो कुछ गलत ले जाते हो। रूस वालों ने, यूएसएसआर कहते थे ना पहले, सोवियत संघ, अब तो रूस कहते हैं, इंग्लिश में रसिया कहते हैं। और कुछ लोग इसके साथ में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, जैसे रसिया वर्ड आता है वैसे सब खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अगला दोस्तों, सबसे अगला क्या, पहले यही देख लो कि सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग किसने अपनाई? रूस ने। रसिया ने, रूस ने। इंडिया में साहब सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किनकी खोपड़ी में आया, ये भी देख लो। तो दोस्तों जो इंडिया में सबसे पहले किनकी खोपड़ी चली इस बात को लेके, उनका नाम है दोस्तों विश्वेश्वरैया, मोक्ष मंडक विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया है ना। तो इंडिया में सबसे पहले खोपड़ी चली, दिमाग चला विश्वेश्वरैया साहब जी का, कि जब रशिया वाले लोग कर सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, तो हम तो सुनहरी चिड़िया हैं। तो जब सुनहरी चिड़िया हैं तो विश्वेश्वरैया के दिमाग में ये बात आ गई, और ये बात दिमाग में आई दोस्तों 1934 में, आज़ादी से भी पहले। हाँ, और क्या है, आज़ादी की बात दिमाग चला, वो तो चला भी होगा तो इनकी कौन सुनना था, फिर तो नेहरू जी ने अपने दिमाग चलाया, भाई वो प्रधानमंत्री थे। तो 1934 में विश्वेश्वरैया जी की एक किताब आई, ऐसा थोड़ी नहीं कि माइक पे बोल रहे होंगे या यूट्यूब पे हम माइक लगाया और चालू हो गए कि ऐसे ऐसे, तब तो यूट्यूब था नहीं। तो इन्होंने जो अपनी खोपड़ी में जो इनके बात आई, इनके दिमाग में जो बात आई, उसके बेसिस पे एक किताब लिख दी। उस किताब में इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बड़ा बड़ा लिख दिया, बड़ा बड़ा वर्णन कर दिया। उस किताब का दोस्तों जो नाम है वो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बिगाड़ दो। उन दोस्तों उस किताब का जो नाम है वो देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है। उसका किताब का नाम है दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्या हुआ? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भाई इकोनॉमिक प्लानिंग ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो वही इकोनॉमिक प्लानिंग कह लो चाहे प्लान्ड इकोनॉमी कह लो, बात तो एक ही है, लगभग लगभग। कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे कान ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है। तो प्लान्ड इकोनॉमी या इकोनॉमी प्लानिंग एक ही चीज़ है। इंडिया के लिए ये बात इनके दिमाग में आई, तो आपने क्या पढ़ लिया? इकोनॉमिक प्लानिंग सबसे पहले किस देश ने करी? रशिया ने। खुश। और इंडिया में किसकी खोपड़ी सबसे पहले चली इस बात को लेके? विश्वेश्वरैया की। कौन सी किताब में? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाली किताब में। कौन सी किताब में? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और कब? 1934 में, 1934 में, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब दोस्तों हम बैक होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो पुराना पढ़ा है वो भी याद कर लो। तो सबसे पहले हमने दोस्तों वो जो आर्थिक विकास था उसके हमने पूरे पहले वो समझे थे 2 सिद्धांत। एक वो अमर्त्य सेन चाचा थे हमारे इंडिया के, उन्होंने मानव विकास वाला दिया था ना, मानव अमर हो गया। एक इधर महबूब साहब थे, बारो फूल बरसाओ। महबूब साहब गरीब हो गए थे तो गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। फिर दोस्तों 4-5 विधियाँ हमने बताई थी आपको। पहली विधि वाली बताई थी हमने बेसिक नीड अप्रोच वाली, जो वर्ल्ड बैंक के पॉल स्ट्रीटन ने दी थी, याद आ गया?
वर्ल्ड बैंक के पॉल स्टीटन ने। दूसरी थी PQLI, जो आप मॉरिशस घूमने गए थे, ठीक है। तीसरी थी दोस्तों क्रय शक्ति समता वाली, जिसमें आई पहले आया था IMF, PPP वाली, और वो सबसे ज़्यादा प्रचलन कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक वाला पढ़ा था। फिर उसके बाद चौथी दोस्तों कौन सी आई थी? वो सैमुअल्सन और डेली कंगा करने वाली, है ना, न्यू NEW, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो डेली कॉम करते थे, याद आ गया, और सैमुअल्सन चाचा ने उसको जो है प्रचलित किया। पांचवी आपने दोस्तों HDI वाली पढ़ी थी। अब आपका ये नया टॉपिक है, बस ये पुराना इसलिए दिमाग में ले आता हूँ कि आपके दिमाग से स्लिप ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोक्ष बंडक विश्वेश्वरैया ने साहब अपनी किताब लिख दी। कौन सी किताब है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कब लिखी? 1934 में। उसको सब लोगों ने पढ़ा, वाह बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब। तो तब दोस्तों याद है, आज़ादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। आज़ादी से पहले तो खूब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप इतिहास में पढ़ते होंगे ना, तो उसका एक अधिवेशन होते हैं। तो 1938 का एक अधिवेशन हुआ हो दोस्तों, ठीक है। और उस अधिवेशन में, अब बताओ 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? बताओ बताओ, बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने। वो ड्रामा हुआ था 1939 में, वो त्रिपुरी अधिवेशन और इन सब चीज़ों वाला, याद करा करो थोड़ा सा। 1938 में साहब एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अधिवेशन की सुभाष चंद्र बोस। अधिवेशन की अध्यक्षता तो दोस्तों SC बोस कर रहे थे, ठीक है। तो SC बोस तो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उस अधिवेशन में एक अपनी साथ पहले समोसा बटा, फिर चटनी बटी, फिर चाय बटी, और फिर कुछ काम की बातें की गई। तो काम की बात यह की गई कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला, यार समझ में नहीं आ रहा, विश्वेश्वरैया साहब तो अपनी किताब लिख के चले गए, इंडिया में भी कुछ ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग की कोई बात होनी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू हमारे खड़े हो गए, हाँ सर हम बताएंगे। तो नेहरू जी ने कहा कि काम करते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कमेटी। उसका नाम रख देंगे नेशनल इकोनॉमिक कमेटी। हिंदी में कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन समिति। नेशनल प्लानिंग कमेटी, सॉरी इकोनॉमिक नेशनल प्लानिंग कमेटी, NPC, राष्ट्रीय नियोजन समिति। मतलब चाचा नेहरू ने कहा कि एक कमेटी बना लेते हैं और उसका प्रेसिडेंट मैं खुद ही बन जाऊंगा। यानी नेहरू जी कह रहे हैं तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता मैं खुद कर लूंगा, मतलब चाचा नेहरू खुद कर लेंगे। किन से कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस कौन है? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के इस वक्त अध्यक्ष हैं, ठीक है। बता देना कमेंट में कि किसने अध्यक्षता की है, ठीक है। वो अध्यक्षता तो मैंने लिख दी, 1938 का कहाँ हुआ था बता देना, ठीक है। तो सब ये अध्यक्षता कर रहे थे अधिवेशन की, और इस अधिवेशन में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का दोस्तों नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति। और उस समिति के अध्यक्ष कौन हो गए दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? कहानी पूरी समझ में आ गई? टंटनाते हुए एकदम ऐसी कहानियों से याद करो। एक तो साहब इकोनॉमिक प्लानिंग पे ये हुआ। कैसे पूछा जाएगा कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की? चाचा नेहरू ने, ठीक है। कई ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दे देता है, तो कई लोग जो है सुभाष चंद्र बोस माराते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि चाचा नेहरू ने कमेटी की अध्यक्षता की। अब आपके दिमाग में एकदम, बुद्धि में एकदम घुस गया होगा है। चलिए दोस्तों, अब साहब क्या हुआ? अब 4, 5, 6 साल साहब कुछ नहीं हुआ, ठंडे बस्ते में सब पड़े रहे, कुछ नहीं। फिर अचानक से एकदम बुद्धि में आया 1944 में। देख लो, पहले 1934 में विश्वेश्वरैया जी के दिमाग में आया, फिर 4 साल सब ठंडा पड़ा रहा। 1938 में फिर नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में आया, अब 6 साल सब कुछ ठंडा पड़ा रहा। 1938 के 6 साल बाद 1944 में फिर खोपड़ी चली किसी की। और इस बार जो खोपड़ी चली दोस्तों, वो चली बम्बई में। खोपड़ी चलाने के लिए कहाँ लोग गए? बम्बई, बॉम्बे। और इस बॉम्बे में जो खोपड़ी चली उसको कहते हैं दोस्तों, बॉम्बे में बैठ के प्लानिंग की गई, यानी बॉम्बे प्लान। क्लियर है? 1944 में बॉम्बे प्लान आ गया साहब। अब जी क्या प्लान है? बैठ गए कुछ लोग, 8 लोग बैठे थे, टनटनाते हुए बैठ गए होंगे। पहले समोसा आया, फिर चटनी आई, फिर चाय आई। पहले ये जरूरी है, फिर उसके बाद में देखा जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग को। तो 8 लोग बैठ गए बॉम्बे प्लान में। बॉम्बे प्लान क्या है? एक मीटिंग चल रही है बम्बई में बैठ के, एकदम समंदर किनारे जू चौपाटी बैठ के सब पाव भाजी खा रहे होंगे 1944 के टाइम पे। और
कितने लोग बैठे हैं दोस्तों? 8 लोग बैठे हैं। 8 लोग इन बॉम्बे प्लान में शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 8 लोग। इसमें जो 8 लोगों में जो मुखिया था उनका नाम है दोस्तों दलाल साहब। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखना, मैं उनका कोई मजाक नहीं बना रहा, वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन याद करने के लिए दलाल साहब, वो दलाली कर रहे थे पूरी इस मीटिंग में। पाव भाजी वाले से उन्हीं की सेटिंग थी कि हम आएंगे, मीटिंग करेंगे, तुम्हारे यहाँ से पाव भाजी ले लेंगे और बीच में हमारे दलाली का कमीशन रहेगा पाव भाजी वाले से। 100 रुपये पर प्लेट पाव भाजी तुम बोल देना और हम जो है अपनी पूरी टीम से 150 रुपये ले लेंगे पर प्लेट पाव भाजी के, है, बीच में दलाली खा लेंगे। तो ऐसे दोस्तों हमारे दलाल साहब कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता किसकी? बॉम्बे प्लान की। ठीक है, मैं और तो आगे ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ। तो बॉम्बे प्लान में दोस्तों मैंने बताया ना कितने उद्योगपतियों की प्लानिंग है? 8 उद्योगपतियों की, जबकि मेन लीडर कौन था? दलाल, सर आरदेशिर दलाल, पूरा नाम है उनका आरदेशिर दलाल, यानी आदेश किया था, मतलब पाव भाजी वाले को आदेश किया था कि हम दलाली लेंगे। भाई ऐसे याद होगा, बाकी आपको अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं याद होता है, उनकी बुद्धि में घुसता नहीं, हमको उनको ऐसे याद करा देंगे। तो पाव भाजी के लिए आदेश दिया था दलाली के लिए। ठीक है, किन्ने बम्बई में बैठ के जूह चौपाटी किनारे 8 लोगों की वो मीटिंग थी। ठीक है दोस्तों, और इस मीटिंग में कहा गया था कि हम जो भी प्लानिंग करेंगे, आज अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि तो वो हमारी प्लानिंग 15 सालों तक चलेगी। कितने सालों तक चलेगी? 15 सालों तक। तो दोस्तों ये 15 वर्षीय योजना है। बीच में तो हम लोग पंचवर्षीय योजना बनाते थे ना, इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, स्वीकार नहीं हुआ, एक अलग चीज़ है। यहाँ पर पाव भाजी खाते रह गए ये लोग, दलाली करते रह गए, स्वीकार ही नहीं हुआ। तो दोस्तों ये 15 वर्ष की योजना थी। ठीक है, कितने वर्ष की थी दलाल साहब वाली? 15 वर्ष की। कब आई थी ये? 1944 में। ठीक है, कब आई है? 1944 में। कितने उद्योगपति हैं? 8। और किन्ने करी है साहब? दलाल साहब ने, आदेश से दलाल साहब ने। क्लियर? और दोस्तों ऐसी ये पहली प्लानिंग थी इंडिया में जहाँ से दिमाग में विचार आया कि हम जब आज़ाद हो जाएंगे, मतलब अभी तो हम आज़ाद ही नहीं हुए 1944 में, तो इन्हीं की प्लानिंग से ये दिमाग में आया कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तब हम एक अपने देश के लिए ऐसे ही प्लान बनाया करेंगे, इकोनॉमिक प्लान, आर्थिक नियोजन किया करेंगे। ये विचार बॉम्बे प्लान से ही आया था कि आज़ादी के बाद हम प्लान करेंगे। देखो लिखा है ना, ये हमने लिख दिया है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का पहला विचार कहाँ से आया? बॉम्बे प्लान से, है ना। देखो सिर्फ दलाली नहीं करी है, आइडिया भी डाल गए कि हमें। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आई पूरी चीज़। अब मैं आपको फिर से याद करा रहा हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग कौन लेके आए? रसिया वाले। इंडिया में सबसे पहले किसके खोपड़ी में आई थी? विश्वेश्वरैया की खोपड़ी में, याद है। और 1934 में विश्वेश्वरैया जी की एक किताब छपी थी। उनका किताब का नाम क्या था? क्या था नाम? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्लियर? फिर उसके बाद दोस्तों 1938 आ गया, 1938। वहाँ साहब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बोस जी ने पूछा था कि कोई प्लानिंग करेगा, तो जवाहरलाल चाचू नेहरू खड़े हो गए थे, हाँ मैं करूँगा। तो उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बना दी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चाचा नेहरू। उसके बाद दोस्तों फिर 1944 में आपकी ये पाव भाजी वाली बम्बई के किनारे, जूह चौपाटी किनारे हमने मीटिंग करा दी। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़, अगली स्लाइड पे। इसको हटा दें दोस्तों, कैसे हटती है हम भूल गए कुछ। हाँ देखो ऐसे हटती है। अब दोस्तों अगली स्लाइड आएगी टनटनाते हुए एकदम बढ़िया। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, और क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एकदम मजेदार। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, 1944 में बॉम्बे प्लान हुआ। वो कहाँ हो रहा था? आपका बम्बई में जूह चौपाटी पे पाव भाजी खाते हुए। 1944 में ही गांधीवादी योजना भी दोस्तों आई थी। ठीक है, क्योंकि बॉम्बे प्लान था वो बम्बई में बैठ के हो रहा था, जूह चौपाटी पे दलाल साहब में। और गांधी जी वाले सोच रहे होते कि भैया ये तो बम्बई वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इनके प्लान हमारा देश झेल नहीं पाएगा। तो गांधीवादी योजना भी आई, जो लेके आए थे दोस्तों श्रीमन नारायण। कौन लेके आए थे? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण करते हैं
गांधी जी भी तो ऐसे करते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, तो श्रीमन नारायण गांधी जी गांधीवादी योजना। कब आई है दोस्तों? 1944 में ही, जब बॉम्बे प्लान भी 1944 में है और गांधीवादी भी साथ 1944 में है। दोनों चीजें साथ में तो चल रही है, वो जू चौपाटी में मजे ले रहे हैं, ये अपना श्रीमन नारायण चल रही है। ठीक है दोस्तों, उसके अगले साल ही 1945 आ गया। कौन सा आ गया? 1945। 1944 के बाद क्या आएगा? 45 ही तो आएगा। तो दोस्तों जन योजना एक और आ गई। लो साहब, बहुत योजना आ रही है दंदनाती हुई एकदम, सब याद करनी है, सब करनी पड़ेंगी अगर नौकरी लेनी है तो। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चलते फिरते याद कराऊँ। तो जन योजना आ गई। तो दोस्तों जन योजना कौन लेके आया वो भी देख लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें, फिर आपको हम जन योजना भी देखो, अभी याद कराता हूँ मैं, 2 सेकंड में एकदम याद हो जाएगा। श्रीमन नारायण तो गांधी जी करते हैं, तो ये तो याद हो गया। दलाल वाला पूरा आपको बॉम्बे जू चौपाटी सब याद ही हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, श्रीमन नारायण के बाद आते हैं जन योजना वाले। ये अगली साल आ गया था 1945 में। देखो दोस्तों, ये लिखा है MN, मन लिखा है कि नहीं लिखा? मन, M से म हो गया, N से ना हो गया। और ये क्या लिखा है? जन। जन मन गण सुना है खूब? अपना वो कौन सा है? राष्ट्रगान है ना, जन मन गण, खड़े होके जो करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जन का संबंध हो गया मन से, यानी MN राय। याद? ऐसी कोई तिगड़म लगा के, जुगाड़ लगा के आपका टिक हो जाएगा, OMR भर जाएगी, सेलेक्ट हो जाओगे। नहीं तो भूल जाओगे मन नारायण कौन थे और वो कौन थे, ये कौन थे, यही करते रह जाओगे। तो भाई जन मन। तो जन योजना कौन लेके आया? MN रॉय। क्लियर है? मजा आ गया? ऐसे ही आपको पूरा याद भी हो गया साथ में। ठीक है दोस्तों, अब साहब 1945 के बाद सीधे 1950 आ गया। किसी को कोई खबर नहीं है, देश हमारा आज़ाद हो गया 1947 में, और 1950 में सर्वोदय योजना आ गई। कौन सी योजना आ गई? सर्वोदय योजना। कौन सी दोस्तों योजना आ गई? सर्वोदय। अब हम आज़ाद हो ही गए तो सबका उदय हो गया। ऐसे याद होगा ना, आज़ादी तो हमें मिल ही गई 1947 के बाद, 1950 आ गया, संविधान भी लागू हो गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। तो क्या आ गया? सर्वोदय, सबका उदय होगा साहब। क्या आ गया दोस्तों? सर्वोदय योजना। और ये कौन लेके आए थे? JP नारायण। ये तो खूब आपने सुना होगा ना, खूब पढ़ा होगा। कौन लेके आए हैं? JP नारायण। कौन लेके आए हैं? JP नारायण। वो श्रीमन नारायण थे, गांधी जी करते रहे श्रीमन नारायण, श्रीमन, तो वो गांधीवादी हैं। ये सब सबका उदय कौन करवा रहे हैं? तो JP नारायण। JP सीमेंट आता है क्या? कौन सा सीमेंट आता है जो पूरे सभी के घरों में लगता है ताकि सबका उदय हो जाए? JP नारायण। ठीक है, JP नारायण सबका उदय कर रहे हैं। और ये कब कर रहे हैं? जब संविधान हमारा लागू हो चुका है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में मजा आ गया। अभी तो देख लूँ दोस्तों कितना टाइम हो गया ना, थोड़ा सा पता चल जाए, लंबी क्लास ना हो। तो लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा, जहाँ तक 1 घंटा के आसपास हो गया। तो दोस्तों आपको 2 सवाल मैंने पूछे थे। एक सवाल था दोस्तों, वो था आपका रडार वाला, और दूसरा जो सवाल था दोस्तों कौन सा था, खुद दिमाग में नहीं आ रही, कौन सा पूछा था मैंने? हाँ, लॉरेंज कर्व वाला, लॉरेंज वक्र वाला। ये दोनों दोस्तों आपको सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में बताने हैं। उम्मीद है आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये चौथा हमारा टॉपिक चल रहा है, क्लास दूसरी थी, 10 टॉपिक है, हम 8-10 क्लास में निपटा देंगे पूरा, हंसते मुस्कुराते हुए। कोई भी किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको चिंता नहीं करनी है। इसी प्रकार हंसते रहिए, मज़े लेते रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही। ऊपर वाले का नाम लो, भजन करो, भोजन करो, आनंद लो। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आप शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं हमारी, आप कॉन्सेप्ट भी, हमारा कट ऑफ क्रैकर सीरीज चल रही है। आप करंट अफेयर्स तो धुआं मचाई है पूरा, इकोनॉमिक्स भी आपका धुआंधार हो रहा है दोस्तों, है ना। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया दोस्तों। ओके।